हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इजी लॉ। आई होप आप सबकी एमपी सिविल जज की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा है कि एमपीएलआरसी में कुछ बेसिक्स अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 2022 में और कुछ अमेंडमेंट हुए हैं अभी इसी साल 2023 में। देयर आर सम मेजर अमेंडमेंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, ताकि आपको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो बिफोर वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना बेरेट और पेन या पेंसिल, जिस चीज से भी आप मार्क करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, उसे लेकर बैठे। ठीक है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हियर वी हैव एमपीएलआरसी का अमेंडमेंट। ठीक है, सो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं कि इसका इनेक्टमेंट और एसेंट वगैरह ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। बेसिकली 2 अक्टूबर 1959 से इसकी जो है इन्फोर्स में ये आया था। ठीक है? ओके, सो सबसे पहला सेक्शन जो है हमारे पास वो है 13A। ठीक है, सो जल्दी से आप लोग अपना पेज पलट लीजिए और ओपन करिए 13A। 13A बेसिकली, ओके, सो ये जो अमेंडमेंट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और बेसिक चीजें जो है वो आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएंगी, तो आप उसको मार्क करते जाइएगा। ठीक है? ओके, सो द फर्स्ट सेक्शन वी आर डिस्कसिंग हियर इज 13A। ठीक है, शॉर्ट टाइटल्स का बात करता है दैट दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2021। सो इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, और ये एक्ट नंबर 2 है 2022 का। ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। बेयर चांसेस है कि इसकी जो इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट डेट है वो पूछी जा सकती है। सो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन फॉलो द कर्सर। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि दिस एक्ट received the assent of the governor on 3rd January 2022 and assent first published in MP Gazette dated the 6th January 2022। ठीक है? ओके, सो ये हो गया हमारा शॉर्ट टाइटल। पहला सेक्शन जो है, जो कि अमेंड हुआ है, नोन एज 13A। 13A बेसिकली ये पहले बात करता था। अच्छा, लिखा क्या है पहले हम लोग इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, सो सेक्शन 13A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959, 1959, Act number 20 of 1959, hereinafter referred to as the Principal Act। प्रिंसिपल एक्ट मतलब जो मेन एक्ट है, ये जो एमपीएलआरसी मेन एक्ट है उसको हमने प्रिंसिपल एक्ट बोला हुआ है। ठीक है, शैल बी रीनंबर्ड। रीनंबर्ड का क्या मतलब है? जो 13A है वो अपनी जगह है, बस उसको थोड़ा सा शफल कर दिया गया है, उसकी थोड़ी सी नंबरिंग चेंज कर दी गई है। ठीक है, सो नाउ द सेक्शन 13A विल बी नोन और इज नोन एज 13B। 13A में जो अपॉइंटमेंट की बात की गई थी प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर की, उनकी ड्यूटीज और पावर की, अब उस सेक्शन को हम 13B में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सो अब 13A नहीं 13B जाना जाएगा। किस नाम से? दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एंड हिज पावर एंड ड्यूटीज। ठीक है, अब जब 13A की जगह 13B ने ले लिया, 13A को 13B की जगह डाल दिया गया, तो 13A में क्या आया? 13A में आया साइबर तहसील। 13A को रिनंबर्ड किया 13B में, और 13A में जो कि फॉलो कर रहा था सेक्शन 13 को, जो कि डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन सबको पावर, इन सबकी पावर मतलब इन सबको अबॉलिश और ऑल्टर करने की पावर दे रहा था। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक और नया टर्म आया, साइबर तहसील। ठीक है, साइबर तहसील, द स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट अ साइबर तहसील कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट along with its headquarter for the purpose of dealing with such class of cases as the state government may by general order notify and may abolish or alter the limit ऑफ सच साइबर तहसील। तो जैसे कि 13 में बात की गई थी कि जनरल हमारे जो डिविजन होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, उन सबको ऑल्टर अबॉलिश करने की पावर दी गई थी, सेम ऐसे ही 13A में आया आपका साइबर तहसील। साइबर तहसील, ठीक है, साइबर तहसील आपको किस चीज से संबंधित लग रहा है? थोड़ा थोड़ा आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी साइबर तहसील को हम यदि इसका लिटरल मीनिंग लेते हैं, तो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझी होंगी, जानते होंगे। सो साइबर इज बेसिकली अ टेक्निकल वर्ड, ठीक है, और अ कंप्यूटराइज्ड वर्ड। ठीक है, हम सब डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया चल रहा है। ठीक है,
तो जो भी काम है, लाइक तहसील का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, साइबरिज्म का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो सारी चीजें सिर्फ ऑन पेपर नहीं चल रही है, ऑन कंप्यूटर भी चल रही है। सो उसी को कंट्रोल करने के लिए, उनके अंदर जितने भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंपेरिजन किया गया, कंप्राइज किया गया किस चीज को, एक साइबर, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को किस चीज में, साइबर तहसील में। अच्छा, इसमें होगा क्या, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में इसका हेडक्वार्टर भी इसमें इसी में इंक्लूड करेगा। ठीक है। साइबर तहसील का पर्पस क्या है, साइबर तहसील का पर्पस जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा अपने स्टेट जनरल या स्पेशल ऑर्डर में। ठीक है। और क्या करेगा, और क्या कर सकता है, और क्या पावर होंगी उसके पास वो चाहे तो इस साइबर तहसील को ऑल्टर कर सकता है, या फिर बाद में उसे लगता है कि इसकी जरूरत उतनी नहीं है। जैसे बाद में भी हमने एक सेक्शन देखेंगे 55 आई थिंक, जो पहले की रिपील्ड हो गया था, हटा दिया गया था उसको, अभी उसमें फिर से अमेंडमेंट हुआ है, फिर से उस चीज को न्यूली इंसर्ट किया गया। ठीक है। सो ये आपका पहला सेक्शन है जो कि अमेंड हुआ है, 13A। सो 13A को आप ऐसे याद रखना कि 13A जो कि पहले था, अपॉइंटमेंट की बात कर रहा था प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर की, दिस इज नाउ नॉट इन 13A, दिस इज इनटू 13B। ठीक है। एंड नाउ 13A टॉक अबाउट टॉक्स अबाउट साइबर तहसील। ओके, moving on to second amendment we have, so the second section we have section 19। ठीक है। so section 19 बेसिकली किस चीज की बात कर रहा था, ये भी आपकी अपॉइंटमेंट की बात कर रहा था। ठीक है। सो ये बात कर रहा था आपका अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार के बारे में। अब इसमें क्या हुआ, सारी चीजों को इसमें कुछ सब क्लॉज को ऐड किया गया या सब सेक्शंस को ऐड किया गया। ठीक है। सो द मेन सेक्शन 19, जो भी मेन सेक्शन होता है या फिर जो भी मेन एक्ट होता है ना, वो उसको प्रिंसिपल एक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है। ओके। सो सब सेक्शन 3 के बाद अब 4 5 ये सेक्शन वहां पर इंक्लूड किए गए। सो बेसिकली हमारा पहला अमेंडमेंट क्या था, आपका साइबर तहसील से रिलेटेड था। सो साइबर तहसील से रिलेटेड था, इसीलिए आपके बाकी के जितने भी फॉलोअप्स होंगे, ये जितने भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारे साइबर तहसील के पर्सपेक्टिव में ही चेंज हुए हैं। ठीक है। तो 19 जैसे कि अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा था, अब चूंकि इसमें किन की अपॉइंटमेंट हो रही है, तहसीलदार की अपॉइंटमेंट हो रही है, नायब तहसीलदार की अपॉइंटमेंट हो रही है, इसीलिए इसी के फर्दरेंस में सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 और 5 को इंक्लूड किया गया, जिसमें ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट कर सकती है फॉर ईच साइबर तहसील अ रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हर साइबर तहसील के लिए, ठीक है, हर साइबर तहसील के लिए क्या कर सकती है, रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है या फिर किसी और गजेटेड ऑफिसर को, दोनों चीजें यहाँ पर, दोनों चीजें यहाँ पर, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है और गजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, फिर जैसा भी इसको ठीक लगे वो क्या कहलाएगा, साइबर तहसीलदार। ठीक है। Who shall exercise such powers and perform such duties conferred or imposed on तहसीलदार by or under this code। अब उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, वो क्या करेगा, जो भी साइबर तहसीलदार आपका बनकर आएगा, साइबर तहसील में आपका कौन आ रहा है, साइबर तहसीलदार। अभी तक हम किन शब्दों से अवेयर थे, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार। सो दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड विच वी आर गोइंग टू नो इज साइबर तहसीलदार। ठीक है, क्योंकि वो साइबर के क्षेत्र में ही काम कर रहा है अपना। ठीक है। अब उसके पास पावर क्या होंगी, वो पावर और मतलब उसके जो भी शक्तियां वगैरह होंगी, जो भी उसके काम वगैरह होंगे, वो काम करेगा जो भी उसको तहसीलदार देगा। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि साइबर तहसीलदार को, चूंकि तहसीलदार काम वगैरह दे रहा है, इम्पोज ऑन तहसीलदार, तो ये किसके सबॉर्डिनेशन में आएगा। ठीक है। इस कोड में जो भी काम दिए गए हैं, और अंडर any other enactment for the time being in force, and such तहसीलदार may inquire into such cases as the state government may by general order notify under section 13A। 13A में जो भी चीजें बताएगी थी उस हिसाब से जो भी नोटिफिकेशन को या जो भी स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर्स को दिए जाते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था कि हर साइबर तहसील को एक रेवेन्यू ऑफिसर दिया जाएगा या फिर एक गजेटेड ऑफिसर दिया जाएगा, क्योंकि इसको ठीक लगता है एक साइबर तहसीलदार बनने के लिए। ठीक है। फिफ्थ बात करता है, जैसे हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, हायरार्की पढ़ी थी सेक्शन 11 में आई गेस, कि हाँ, रेवेन्यू ऑफिसर की लिस्ट में कौन से लोग आएंगे, तो साइबर तहसीलदार भी आपका जो होगा वो आ, हाँ, दिया हुआ है। ठीक है। साइबर तहसीलदार भी जो आपका होगा वो रेवेन्यू ऑफिसर ही कहलाएगा। ठीक है। ओके। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि
क्या हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रेवेन्यू ऑफिसर की कैटेगरी में डाल सकते हैं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव सेक्शन 55। नया इंसर्शन जो हुआ है वो है आपका 55। ओके, सो ऊपर हम देख रहे थे अमेंडमेंट, ऊपर हमने क्या देखा था? अमेंडमेंट। 13A इंसर्शन, जो नया आया नहीं था, नया आया वो हो गया आपका इंसर्शन। ठीक है, जो था उसमें और चीजें ऐड की गई वो हो गया आपका अमेंडमेंट। ठीक है, रिपील क्या है? रिपील और ओमिटेड ये है कि हटा दिया गया। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 55 जो कि फॉलो कर रहा है आपका प्रिंसिपल एक्ट 54 को। ठीक है, तो 55 में पहले 55 नहीं था, रिपील कर दिया गया था। कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं कि किस एक्ट के थ्रू या किस ईयर में उसको अ, हटाया गया, रिव्यू मतलब रिपील वगैरह किया गया। ठीक है, 65 आपका आया। ठीक है, 55 आपका आया। तो प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ एन ऑर्डर पास बाय अ साइबर तहसीलदार इन द मैनर रिलेटेड टू साइबर तहसील as they are applicable to the proceeding of an order passed by a तहसीलदार having jurisdiction over तहसील। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, ये किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है अपील, रिव्यू और रिवीजन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय साइबर तहसीलदार। तो ये जो आपके अपील, रिव्यू, रिवीजन के ऑर्डर है, इनको पास कौन कर रहा है? इनको पास कर रहा है साइबर तहसीलदार। ठीक है, सो जैसा कि 55 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 55? आप इसको हिंदी से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, as my medium is not Hindi, so I'm not very much able or have that efficacy to read that Hindi model. ठीक है, ओके। सो 55 आपका बेसिकली ये बोल रहा है कि इस प्रोविजन के, इस चैप्टर के प्रोविजन की जो भी चीजें हैं वो आपकी एप्लीकेबल होंगी उन सारे ऑर्डर्स पे जो कि किसने पास किए हैं? साइबर तहसीलदार ने। किस किस वजह से या किस मैटर से रिलेटेड साइबर तहसीलदार ने वो ऑर्डर पास किए हैं? साइबर तहसील से। ठीक है, कैसे? जैसे वैसे ही एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, ओके। सो बेसिकली मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं तो कि साइबर तहसीलदार को जो भी उसके साइबर तहसील से रिलेटेड मैटर है वो उनको ठीक वैसे ही ऑर्डर करेगा, या वो उन सारी चीजों पे ठीक वैसे ही एप्लीकेबल होंगी जैसे तहसीलदार के पास जुरिस्डिक्शन था अपने क्षेत्र में ओवर इस तहसील। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अमेंडमेंट ही है, ये है आपका सेक्शन 110। सो 110 टॉक्स अबाउट म्यूटेशन। ठीक है, सेक्शन आपका 110 जो है ये आपका म्यूटेशन की बात करता है। म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, ओके। सो इसमें 7 थे पहले आपके सेक्शंस। ठीक है, 7 सबसेक्शंस थे और आई गेस 8 थे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नहीं 7 ही थे। ठीक है, ओके। तो 7 सब सेक्शंस थे आपके, बाद में इसमें एक और ऐड किया गया अमेंडमेंट, एक और ऐड किया गया। तो इसमें ये बोला गया कि तहसीलदार शैल मेक एंट्रीज टू अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ खसरा विद इन 3 days। इसमें अब टाइम लिमिट दे दी गई। टाइम लिमिट क्या दी गई? सॉरी, टाइम लिमिट क्या दी गई कि तहसीलदार जो है, जो भी ऊपर वो एंट्रीज वगैरह कर रहा था, लैंड रिकॉर्ड की एंट्रीज वगैरह हो रही थी, वो जिस दिन से भी इंटीमेशन का रिसिप्ट उसको मिला है, ठीक है, तो वो उनसे 3 दिन के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट एंट्रीज जो भी उसमें होनी है वो कर देगा। ठीक है, अब ये जो एंट्रीज है ये फॉलो अप कहाँ हो रही है? तो अब इसमें और चीजें ऐड की गई कि एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 regarding mortgage or hypothecation as the case may be, including its period against the advances given or to be given by to the tenure holder। ठीक है, तो अब हम इसको यदि एक साथ पढ़ें तो ये बोल रहा है कि जो तहसीलदार है वो जो भी खसरा की जो भी अप्रोप्रिएट एंट्रीज वगैरह है, वो जिस दिन से भी उसको इंटीमेशन की रिसिप्ट मिली है वो उसको उसमें फिल कर देगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर। तो आपको 3 दिन टाइम पीरियड याद रखना है। ठीक है, अब ये जो रिसिप्ट की बात हो रही है, किस चीज की रिसिप्ट है? हम पढ़ रहे हैं ना, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम, किस चीज की रिसिप्ट है? ये कहाँ से आई है? फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या तो कोई बैंक है लाइक SBI, RBI, पंजाब नेशनल बैंक, एनी बैंक यू हैव दी
अकाउंट्स इन, ठीक है, कोई भी बैंक है आपकी, एनी बैंक, या फिर कोई भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक वित्तीय संस्थान है आपके, जो जिसकी स्थापना की गई है या फिर जो संचालित हो रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर गवर्न किए जा रहे हैं, आरबीआई के अंदर, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। एक्ट नंबर 2 1934। एडिशनली आप ये चीजें भी पढ़ते जाइएगा, लाइक एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, वी कैन नॉट अफोर्ड टेकिंग रिस्क कि शायद ये ना आए तो उसको छोड़ दिया जाए, ओके। और द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सो दो एक्ट यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड किए गए हैं। कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसके प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, आरबीआई के प्रोविजंस को, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन से वो रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। किस चीज के रिगार्डिंग, कोई मॉर्गेज है, कोई हाइपोथिकेशन है, हम लोग टीपीए में पढ़ते हैं ना, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज ऑफ मूल प्रॉपर्टी, एज द केस में भी इंक्लूडिंग इट्स पीरियड, जो भी पीरियड वगैरह है, यदि एडवांस में दे दिया गया है या जो भी टेन्योर होल्डर है उसके थ्रू देने की बात की गई है, ठीक है। बी का जो एडिशन है, सब क्लॉज बी का, वो ये बात कर रहा है यदि कोई किसी कोड के बारे में बात हो रही है, सो एनी कोड रिगार्डिंग एनी चार्ज, पेनल्टी और एनी लायबिलिटी क्रिएटेड और इम्पोज्ड बाय इट अपॉन टेन्योर होल्डर, कोई चार्ज वगैरह है, कोई पेनल्टी है और या फिर कोई अदर लायबिलिटी है जो कि क्रिएट की गई या फिर इम्पोज की गई इसके ऊपर, किसके ऊपर, टेन्योर होल्डर के ऊपर, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं एनी डिग्री और ऑर्डर, या फिर इन सब के थ्रू कोई ऑर्डर वगैरह आया है, या तो कोई चार्ज पेनल्टी वगैरह लगाई गई या फिर कोई ऑर्डर वगैरह आया, ठीक है। तो इन जब एंट्रीज वगैरह हो जाएंगी, ठीक है, जब सारी एंट्रीज वगैरह हो गई, उसके बाद आफ्टर मेकिंग सच एंट्रीज द तहसीलदार शैल इन्फॉर्म द भूमि स्वामी। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जो तहसीलदार है वो 3 दिन के अंदर अंदर जब इंटीमेशन का रिसिप्ट वगैरह जो उसको मिल जाएगा वो इंटीमेट कर देगा, ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट एंट्रीज वगैरह है वो कर लेगा। एंट्रीज करने के बाद क्या होगा, अब उसके आगे का भी प्रोसीजर तो देखना है ना। सो एंट्रीज करने के बाद वो क्या करेगा, भूमि स्वामी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, भूमि स्वामी को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भूमि स्वामी किस सेक्शन में दिया गया है, ठीक है, ओके। भूमि स्वामी को इन्फॉर्म करेगा, भूमि स्वामी को इन्फॉर्म करने के बाद भूमि स्वामी के पास कुछ पावर्स आ जाएंगी, उसके पास क्या पावर होंगे, वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्शन ले सकता है कि ये एंट्रीज है, ये गलत है, सही है, ऐसा है वैसा, जो भी उसको ठीक लगे, एंड में अप्लाई फॉर इट्स करेक्शन बिफोर द तहसीलदार, ठीक है। अब भूमि स्वामी के पास क्या है, तहसीलदार ने एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड कर ली, भूमि स्वामी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई साहब देखो आपकी एंट्रीज वगैरह सब इसमें हमने डाल दिया, आप चेक कर लो। भूमि स्वामी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल झाल है इसमें, तो वो क्या करेगा, करेक्शन खुद तो कर नहीं सकता, है ना, तो वो क्या करेगा, तहसीलदार को करेक्शन के लिए अप्लाई कर देगा तहसीलदार के पास। अब तहसीलदार के पास क्या पावर आती है, तहसीलदार यदि उसको लगता है कि कोई भी एंट्रीज वगैरह है उनमें कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल-झाल है, तो वो उसको ठीक कर देगा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि कोर्ट का क्या मतलब है, या कोर्ट, कौन सी कोर्ट की बात हो रही है। सो बेसिकली इसमें बात हो रही है एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट इंक्लूसिव, ठीक है, ओके। अगला हमारे पास जो अमेंडमेंट है ये आया हमारा 247 में। इससे पहले हमारे पास एक अमेंडमेंट आया जो कि ये सारे आपके 2022 के अमेंडमेंट थे, 2023 में एक अमेंडमेंट आया है, ठीक है, जो कि आपका 129 में आया है, ठीक है, आपका किस सेक्शन में आया है, 129 में आया है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो 129 में बेसिकली यदि हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो ये बात करते हैं आपके डिमार्केशन के बारे में, लाइक डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और सब डिवीजन और सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर। तो इन सब में हम सिर्फ यदि पहला सब सेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा था तहसीलदार में ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी डेप्यूट अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो सबसेक्शन 1, 2, 3 जहां जहां पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर लिखा है ना उन सब में आपको ऐड करना है पटवारी, ठीक है, उन सब में आपको ऐड करना है पटवारी। इस लाइन को गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे, फिर कैसे पढ़ेंगे, द तहसीलदार में ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी डेप्यूट अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी, जो कि पहले नहीं था अब इसी को ऐड किया गया, और पटवारी और नगर सर्वेक्षक टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ अ सर्वे नंबर और of a subsection of survey number or of a block number or of a plot number and construct boundaries marked thereon, ठीक है। तो सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 लाइक जहां जहां भी आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर दिख रहा है उन सबके बाद आपको अपने आप से पटवारी ऐड कर दे, ठीक है, ओके।
एक फन फैक्ट आपको यहाँ पर हम ऐड करें, यूपी में इसको तहसील लेखपाल बोलते हैं। ठीक है, वहां पर दो कैटेगरीज होती है, रिवेन्यू मतलब चकबंदी लेखपाल, कंसोलिडेशन लेखपाल और रिवेन्यू लेखपाल। सो वो दोनों के काम अलग अलग होते हैं। एंड मध्य प्रदेश में एक ही पोस्ट होती है पटवारी की ही, जिसको हम मतलब पटवारी बोलते हैं, लाइक वही पुराने जमाने से चला आ रहा सुनते आ रहे थे, पटवारी बोलते हैं, और इन्हीं को दोनों काम डिप्यूट किए जाते हैं। ठीक है, सो ये है आपका न्यू अमेंडमेंट जो हमने इसी में इंक्लूड कर दिया, उसको नया वो एक ही सेक्शन उसमें एक्चुअली ऐड हुआ है, तो अलग से उसे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका सिक्स जो आपका अमेंडमेंट है, ये हुआ है आपका सेक्शन 247 में। ठीक है, तो सेक्शन 247 हमारा किस बारे में बात करता है? सेक्शन 247 हमारा बात करता है गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 247 में इसमें क्या हुआ, इसमें एक्चुअली पहले सिर्फ 7 सब सेक्शंस थे, सॉरी 8 सब सेक्शंस थे, 7 और 8। ठीक है, जिसमें कि पावर पेनल्टी की बात की गई थी कि यदि लाइक कुछ भी होता है, मतलब कोई भी यदि कॉन्ट्रवेंशन यदि होता है, जो भी चीजें उसमें दी गई हैं, तो साथ में कुछ पनिशमेंट की बात की गई है, 8 में कुछ उसमें लाइक 7 और 8 में दोनों में पनिशमेंट की ही बात की गई है। ठीक है, कि इसी एक्ट के अंदर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब थ्रू दिस अमेंडमेंट इसमें क्या सुधार हुए कि सेक्शन सबसेक्शन 7 और सेक्शन सबसेक्शन 8 को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद सिर्फ एक सबसेक्शन बनाया, सबसेक्शन 7। अब इसमें ये बोला गया वो जो पनिश करने की जो भी पावर थी ना, उन सबको चेंज कर दिया गया कि अब इस एक्ट में पनिश करने की पावर नहीं है। अब वो जो पनिश करने की पावर है, जो भी पेनल्टीज वगैरह लगाई जाती थी, वो सारी पावर अब किसको है? लेट्स सी हियर। सो सच क्लास ऑफ केसेस इन व्हिच मिनरल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड और रिमूव्ड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फ्रॉम एनी माइन और क्वेरी, द राइट टू व्हिच वेस्ट एंड has not been assigned by the government shall be dealt with under the mines and minerals। ठीक है, ओके। तो पहले क्या हो रहा था, इसी एक्ट में उसको पनिशमेंट वगैरह दी जा रही थी। ठीक है, सारा कुछ इसी एक्ट में हो रहा था। बाद में सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 को मर्ज कर दिया गया, सो कि जो कि पहले 8 सबसेक्शन थे, अब 247 में सिर्फ 7 सबसेक्शन है। इसमें से सेक्शन 7 बात करता है पेनल्टीज के बारे में, कि जो भी इसका पीनल प्रोविजन है वो अब डील कौन करेगा। तो पहले यही एक्ट डील कर रहा था, अब वो कौन डील करेगा? वो माइंस एंड मिनरल एक्ट डील करेगा। ठीक है, चांस है ये चीज पूछी जा सकती है एग्जाम में। नाउ वी हैव सेक्शन 258। ठीक है, ओके। 7 और 8 में मर्ज किया गया है, 7 और 8 को मर्ज किया गया है। ठीक है, सबसेक्शन 7 बात करता है, सॉरी सेक्शन 258 बात करता है कि इसमें बहुत सारे क्लॉज वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, सबसेक्शन मतलब 258 जो है, आई गेस ये सबसे बड़ा सेक्शन है आपका। ठीक है, कि जनरल रूल मेकिंग पावर की बात करता है। तो जनरल रूल मेकिंग पावर की बात करता है, तो सबसेक्शन 2 जो है इसका, है ना, कि इन सबके पास पावर्स हैं। ठीक है, तो पहले तो बेसिकली ये देख लेते हैं कि इसकी पावर है किसके पास। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, हम भूल गए थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, रूल मेकिंग पावर है। ठीक है, 1 में ऐड किया। अब ऑब्वियस सी बात है, ऊपर सबसे पहला अमेंडमेंट आपका साइबर तहसीलदार से रिगार्डिंग, तहसील से रिगार्डिंग था। तो उसमें जो भी चेंजेस, अमेंडमेंट, रिपील, ओमिशन, पेनल्टीज, जो भी चीजें हुई, वो सब उसी के रिगार्डिंग हुई। ठीक है, तो इसका जो सबसेक्शन 2 का 1 था, 1A था कि प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉर्म फॉर पब्लिशिंग प्रपोजल अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, जो भी चीजें उसमें दी गई है। अब उस में एक चीज और ऐड कर दी गई है, साइबर तहसील। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि मैनर ऑफ डीलिंग क्लास ऑफ केसेस इन साइबर तहसील। जो भी केसेस वगैरह डील किए जाएंगे, वो सबके सब कहाँ डील होंगे? साइबर तहसील में ही डील होंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। यदि कुछ भी समझ नहीं आया है, और इफ यू थिंक यू आर स्टकिंग इनटू समवेयर, don't hesitate to mention your queries in the comment section. ठीक है, चलो, good luck for the exam.